Hello everyone, welcome to our YouTube channel for nurses preparation. I am Neeraj Kumar Kathal. Today is 6 March 2021. आज हम एम्स नॉरसेट ESIC MPCHO CRPF NHM और HSSC एग्ज़ाम 2021 की प्रिपरेशन कर रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स का कलेक्शन लेकर आए हैं। आई होप ये 50 क्वेश्चन आपको इन सभी अपकमिंग एग्जाम्स के अंदर हेल्प करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, parrot like repetition of words spoken by another person known as। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों को तोते की तरह हूबहू बोलना या बार बार रिपीट करना निम्न में से कौन सी कंडीशन कहलाता है? ऑप्शन ए नियोलॉजिज्म, ऑप्शन बी इकोलेलिया, ऑप्शन सी डिसकैल्कुलिया, ऑप्शन सी इकोप्रेक्सिया। The right answer of this question is option B। यदि कोई व्यक्ति किसी और के द्वारा बोले गए शब्दों को हूबहू दोहराता है, बार बार तोते की तरह दोहराता रहता है, तो इस कंडीशन को आप कहेंगे इकोलेलिया। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं नियोलॉजिज्म की। नियोलॉजिज्म क्या है? द इन्वेंशन ऑफ न्यू वर्ड्स regarded as symptoms of certain psychotic disorders such as schizophrenia। सिजोफ्रेनिया के मरीजों के द्वारा कुछ नए शब्दों का इन्वेंशन या आविष्कार किया जाता है जो कि उनके द्वारा ही मुख्य रूप से समझे जाते हैं। A new word or phrases of patients' own making often seen in schizophrenia. For example, head shoe to mean hat। सिजोफ्रेनिया का पर्सन जिसे हैट के बारे में बताना है तो वो कहेगा हेड शू, सर का जूता। हेड शू मतलब उसके अनुसार हैट, टोपी को वो हेड शू कह रहा है, जबकि नॉर्मली हैट इसे हम कहना चाहिए। ऐसे नए शब्दों का इन्वेंशन सिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में मुख्यतः देखने को मिलता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं नियोलॉजिज्म। ऑप्शंस में इकोप्रेक्सिया वर्ड भी आया है। इकोप्रेक्सिया ऑल्सो नोन एज इकोकाइनेसिस। इट इज़ अ इनवॉलेंट्री रिपीटिशन और इमिटेशन ऑफ अनदर पर्सन्स एक्शन। इकोप्रेक्सिया को आप इकोकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं। ये मुख्य रूप से एक इनवॉलेंट्री रिपीटिशन होता है एक्टिविटीज़ का, या फिर यूं कहें किसी पर्सन के द्वारा किसी और पर्सन के द्वारा की गई एक्टिविटी को बार बार दोहराना, मूवमेंट को या एक्टिविटी को बार बार करना, उसकी नकल करना इकोप्रेक्सिया कहलाता है। इससे पहले इकोलेलिया हमने वर्ड डिस्कस किया था। इकोलेलिया के अंदर क्या हो रहा था? पर्सन के द्वारा किसी और के कहे हुए शब्दों को बार बार बोला जा रहा था, जबकि इकोप्रेक्सिया कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें किसी और के द्वारा की गई कोई फिजिकल एक्टिविटी को पेशेंट बार बार दोहराता रहता है। नेक्स्ट टर्म है डिसकैल्कुलिया। सीवियर डिफिकल्टी इन मेकिंग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रेन डिसऑर्डर। किसी पर्सन के अंदर मान लीजिए कोई ब्रेन डिसऑर्डर है और इसकी वजह से वो मैथ्स की प्रॉब्लम्स को, क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता, उसे मैथ्स को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है, तो आप कहेंगे कि उस पर्सन को डिसकैल्कुलिया है, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन है, कैलकुलेशंस करने में प्रॉब्लम आ रही है। क्वेश्चन नंबर 2, द एंटीडोट ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का एंटीडोट क्या है? साइक्लोस्पोरिन, एन-एसिटाइलसिस्टीन, साइक्लोफॉस्फेमाइड या फिर डाइक्लोफिनेक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। यदि किसी पर्सन के अंदर पैरासीटामोल की ओवरडोज हो जाए या पैरासीटामोल से कोई ड्रग लेने की वजह से कोई
एडवर्स इफेक्ट आ जाएं, तो इस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए हम एज अ एंटीडोट एन एसिटाइल सिस्टीन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस एंजाइटी एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन? निम्न में से किसके द्वारा हम पोस्ट ऑपरेटिव पेन और एंजाइटी को रिड्यूस कर सकते हैं? ऑप्शन ए, प्री ऑपरेटिव टीचिंग के द्वारा, ऑप्शन बी, रेस्ट एंड स्लीप के द्वारा, ऑप्शन सी, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी, प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट के द्वारा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। हम यदि किसी पर्सन को प्रॉपरली प्री ऑपरेटिव टीचिंग देते हैं, यानी कि उसे समझा देते हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम है, इसके समाधान के लिए हम ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं, इस ऑपरेशन में ये चीज़ हम करेंगे और इससे आपको ये फ़ायदा और ये नुकसान होगा, तो इसकी वजह से पेशेंट को सारी जानकारी मिल जाती है और इससे उसका एंजाइटी लेवल कम होता है और एंजाइटी लेवल कम होने से उसे पोस्ट ऑपरेटिव पेन में भी रिलीफ मिलता है, कंफर्ट महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी विच फ्लूइड और फूड आइटम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू ऑफर द चाइल्ड? एक बच्चे की टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी होने वाली है या हो गई है, उस बच्चे को आप सर्जरी के बाद निम्न में से कौन सा फूड आइटम देंगे? ऑप्शन 1, ग्रीन जेल ओ, कोल्ड सोडा पॉप, बटर स्कॉच पुडिंग, या फिर कोल रास्पबेरी कूल एड। टॉन्सिलेक्टोमी इज अ सर्जरी फॉर द रिमूवल ऑफ टॉन्सिल्स। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A, green gel O. Let's see the explanation. After tonsillectomy, clear, cool liquid should be administered. टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बाद हमें पेशेंट को क्लियर कूल लिक्विड्स देने चाहिए। सिट्रस, कार्बोनेटेड एंड एक्सट्रीमली हॉट और कोल्ड लिक्विड्स नीड टू बी अवॉइडेड बिकॉज दिस में इरिटेट द थ्रोट। सर्जरी के बाद हमें सिट्रस यानी खट्टे, कार्बोनेटेड, बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पर्सन के गले में इरिटेशन हो सकती है और इरिटेशन होने पर पर्सन को कफ हो सकता है, खांसी आ सकती है, या फिर वहाँ से इस सिम्टम्स की वजह से ब्लीडिंग तक हो सकती है। Milk and milk products like pudding are avoided because they coat the throat and cause the child to clear the throat, thus increase the risk of bleeding. हमें सर्जरी के बाद बच्चों को या पर्सन्स को मिल्क और मिल्क से बने उत्पाद नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये सभी प्रोडक्ट्स हमारे गले में जाकर चिपक सकते हैं और फिर इन चिपके हुए पदार्थ को बाहर निकालने के लिए हो सकता है पर्सन थोड़ा बहुत एफर्ट्स करें और इसकी वजह से पर्सन में ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ सकती है। सो नेवर गिव मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स टू अ पर्सन हु जस्ट हैड अ सर्जरी टॉन्सिलेक्टोमी। रेड लिक्विड्स नीड टू बी अवॉइडेड बिकॉज दे गिव अ अपीयरेंस ऑफ ब्लड इफ द चाइल्ड वॉमिट्स। हमें पर्सन को रेड लिक्विड्स नहीं देने चाहिए बिकॉज लाल लिक्विड और लाल ही होता है ब्लड। यदि पर्सन को वॉमिट हुई तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है या जो लिक्विड हमने दिया है वो है। सो नेवर गिव रेड लिक्विड्स ऑल्सो। प्रायोरिटी नर्सिंग टिप, आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी पोजिशन द क्लाइंट प्रोन और साइड लाइन टू फैसिलिटेट द माउथ ड्रेनेज। अब मान लीजिए किसी भी पर्सन के अंदर टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी हुई, उसकी टॉन्सिल्स को निकाल दिया गया, तो अब सर्जरी के बाद उसे कौन सा पोजीशन देनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर नोट कर लें। एग्जाम्स में पूछा जा सकता है यहाँ से कि टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बाद पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना बेस्ट माना जाता है, तो आप कहेंगे या तो उसे प्रोन पोजीशन दी जाएगी या फिर साइड लाइन दी जाएगी। प्रोन का मतलब होता है उसका जो चेस्ट वाला एंटीरियर पार्ट है वो सरफेस बेड की तरफ रहेगी और साइड लाइन का मतलब होता है बाईं करवट पर लेटाना। इससे पर्सन के मुंह में आ रहे जो भी ड्रेनेज है, लिक्विड है,
वो एस्पायरेशन के चांसेस कम हो जाएंगे और पर्सन को कंफर्ट भी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु इज द फर्स्ट साइकाइट्रिक नर्स? पहली साइकाइट्रिक नर्स कौन थी? ऑप्शन ए वर्जीनिया हेंडरसन, ऑप्शन बी लिंडा रिचर्ड, ऑप्शन सी डोरोथिया ओरम, ऑप्शन डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। The right answer of this question is option B, Linda Richards. Linda Richards फर्स्ट साइकाइट्रिक नर्स थी। आइए इनके बारे में जानते हैं। वर्जीनिया हेंडरसन गिवन द 14 ह्यूमन बेसिक नीड्स थ्योरी। वर्जीनिया हेंडरसन ने 14 बेसिक ह्यूमन नीड थ्योरी दी थी। डोरोथिया ओरम, इन्होंने सेल्फ केयर डेफिसिट नामक थ्योरी दी थी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अब बात करते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। इनके बारे में तो आप सभी को बिल्कुल सब चीज़ पता होना चाहिए। वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम लेडी विद द लैम्प के नाम से जानते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कह सकते हैं या मदर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द पायनियरिंग ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ था इटली के अंदर, और इनकी डेथ हुई थी 13 अगस्त 1910 में लंदन के अंदर। शी वॉज अ इंग्लिश सोशल रिफॉर्मर, स्टैटिशियन एंड फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। Next point is Nightingale come in prominence while serving the manager and trainer of nurses during the Crimean War, in which she organized care of wounded soldiers. फ्लोरेंस नाइटिंगेल को सबसे ज़्यादा नाम उस समय मिला जब उन्होंने क्रीमियन वॉर के दौरान घायल सैनिकों का उपचार किया। उन्होंने घायल सैनिकों का उपचार करने के साथ साथ हॉस्पिटल की पूरी जिम्मेदारी, साफ सफाई, मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ खुद ही संभाली। उसके बाद रात में भी वो लैंप को लेकर जहां पर घायल सैनिक रहते थे उनके वार्ड्स में जाती थी, उनके हालचाल पूछती, उनके परिवार के लिए लेटर्स लिखती थी। इसी कारण से वहां पर मौजूद सैनिकों ने इन्हें सबसे पहले लेडी विद द लैम्प के नाम से पुकारा, और इसीलिए ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। फीटल आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 80 दिन, 5 से 7 दिन, 120 दिन या 100 दिन? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 80 दिन। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Fetal RBC has a shorter lifespan 80 days compared to adult RBC 120 days। यदि आपसे पूछा जाए कि आरबीसी का नॉर्मल जीवन काल या लाइफ स्पैन कितना है तो आप बताएंगे 120 दिन का, बिकॉज यहाँ से आपको ना तो फीटल लिखा है ना अडल्ट लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन में आप अडल्ट का ही बताएंगे, 120 दिन होता है। यदि आपसे स्पेशली पूछा जाए कि भाई फीटल का कितने दिन का होता है तो आप कहेंगे 80 दिनों का, 80 डेज का। फीटल की आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है वो अडल्ट के मुकाबले कम होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। फीटल हीमोग्लोबिन हैज़ अ बेटर ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी दैन अडल्ट हीमोग्लोबिन। फीटस के अंदर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जो कैपेसिटी होती है अडल्ट के मुकाबले ज़्यादा अच्छी देखी जाती है। अडल्ट हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स एंड फीटल हीमोग्लोबिन कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा एंड 2 गामा चेन्स। सबसे पहले अडल्ट की बात करें तो अडल्ट का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन्स पाई जाती हैं। यदि फीटस की बात करें तो फीटस में 2 अल्फा चेन प्लस 2 गामा चेन्स पाई जाती हैं। इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपको एग्जाम में देखने को मिले, स्पेशली फॉर सीआरपीएफ एग्जाम।
क्वेश्चन नंबर 7, विच पोजीशन इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट वाइल परफॉर्मिंग माउथ केयर ऑफ एन अनकॉन्शियस पेशेंट। एक अनकॉन्शियस पेशेंट है जिसमें आपको माउथ केयर करनी है, तो इस पर्पस के लिए आप उसे कौन सी पोजीशन देंगे? नी चेस्ट, सुपाइन, फॉवलर्स या साइडलाइन? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। हम इस पेशेंट में माउथ केयर के दौरान उसे साइड लाइन पोजिशन देंगे, यानी उसे करवट पर लेटाएंगे। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। टू प्रोवाइड माउथ केयर टू अ अनकॉन्शियस पेशेंट, position patient in a sideline position with head turned to the side, if possible with head of bed slide like lying position to prevent aspiration during procedure। हम पर्सन को बाईं करवट में लेटाएंगे, उसका हेड एक तरफ रखेंगे और हो सके तो हम पैरों की तुलना में जो हेड का रीजन है उसे हल्का सा नीचे रखने की कोशिश करेंगे। मान लो यदि माउथ केयर के दौरान कोई भी लिक्विड जो पोर्स यूज़ कर रहे हैं हम, वो कहीं पर्सन के एयरवे में ना चला जाए, एस्पायरेशन ना हो जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए हल्का सा हम हेड को डाउन रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लाइंट इज 2 days पोस्ट ऑपरेटिव कॉलोन रिसेक्शन। एक क्लाइंट जिसमें कॉलोन रिसेक्शन हुआ है 2 दिन पहले। आफ्टर अ कफिंग एपिसोड द क्लाइंट वुड एविसरेट्स। पर्सन को कफिंग होती है, खांसी आती है, और इस खांसी के कारण उसका जो इंसिजन है वहाँ पर एविसरेशन देखने को मिलता है। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे एज अ नर्स? ऑप्शन ए, री इंसर्ट द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन एंड कवर विथ 4x4 स्टेराइल गॉज। हम जो भी ऑर्गन्स उस इंसिजन से बाहर आ गए हैं उन्हें दोबारा से बॉडी में इंसर्ट कर देंगे और उस ओपनिंग को 4x4 स्टेराइल गॉज से कवर कर देंगे, या फिर कवर द वुंड विथ स्टेराइल 4x4 एंड एबीडी ड्रेसिंग, या फिर हम उस घाव को 4x4 स्टेराइल ड्रेसिंग से कवर करके एबीडी ड्रेसिंग कर देंगे, या फिर कवर द वुंड विथ स्टेराइल सेलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग, या फिर हम स्टेराइल सेलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग से उस घाव को कवर कर देंगे। अप्लाई द एब्डोमिनल बाइंडर एंड मैनुअल प्रेशर टू द वुंड, या फिर हम एब्डोमिनल बाइंडर और मैनुअल प्रेशर का इस्तेमाल करेंगे घाव के ऊपर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, कवर द वुंड विथ स्टेराइल सेलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग। एविसरेशन का मतलब होता है घाव का खुल जाना और इसके कारण जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनका बाहर आ जाना। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? पर्सन के उस घाव को, वुंड को स्टेराइल सेलाइन सोक्ड ड्रेसिंग से कवर कर देंगे। हम ड्रेसिंग लेंगे और उसे स्टेराइल सेलाइन सॉल्यूशन में भिगोकर उस एरिया को कवर कर देंगे। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। If the client eviscerates, the abdominal content should be covered with sterile saline soaked dressing। यदि पर्सन में एविसरेशन हुआ है तो उसके पेट से बाहर आए कंटेंट को, ऑर्गन्स को हमें स्टेराइल सेलाइन सोक्ड ड्रेसिंग से कवर करना है। Reinserting the content should not be action and will require that the client return to surgery। Thus answer A is correct। हम कभी भी उसकी बॉडी से बाहर आए हुए ऑर्गन्स को या पार्ट्स को इंसर्ट, री इंसर्ट नहीं करेंगे। ऐसा करना नहीं सही माना जाएगा, घातक हो सकता है, बल्कि उसे उस पर्टिकुलर एविसरेटेड पार्ट को हम स्टेराइल सेलाइन ड्रेसिंग से कवर करके डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और पर्सन को वापस से सर्जिकल रूम में भेजा जाएगा। आंसर बी डी इनकरेक्ट बिकॉज दे आर नॉट एप्रोप्रिएट फॉर दिस सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, a rare condition in which separate personalities exist in a same person is called। एक ऐसा डिसऑर्डर या कंडीशन जिसमें एक ही व्यक्ति में दो अलग अलग प्रकार की पर्सनालिटीज पाई जाएं,
तो ऐसे डिसऑर्डर को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ऑप्शन बी डेल्यूशन, ऑप्शन सी सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन डी सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें एक ही पर्सन के अंदर दो अलग अलग प्रकार की पर्सनैलिटीज मौजूद होती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लैरेंजियल एयरवे लोकेशन। लैरेंजियल एयरवे कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए सुप्राग्लॉटिक रीजन, ऑप्शन बी ग्लोटाइटिस, ऑप्शन सी एंडोट्रेकियल, ऑप्शन डी इनफॉर्मेलिटीज। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी ग्लोटाइटिस। laryngeal airway located at glotitis. Question number 11, temperature of storing oral polio vaccine. ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी को स्टोर करने के लिए कितना तापमान आवश्यक है? 1 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री सेंटीग्रेड, -18 डिग्री सेंटीग्रेड या -20 डिग्री सेंटीग्रेड। इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग CHO एग्जाम, स्पेशली MPCHO. The right answer of this question is option D. -20 degree centigrade temperature is needed for the proper storation of the oral polio vaccine. Oral polio vaccine को properly store करने के लिए -20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान का होना आवश्यक है। 24 डिग्री सेंटीग्रेड इज अ नॉर्मल रूम टेम्परेचर। आपसे यदि पूछा जाए कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है तो आपको बताना है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। ओरल पोलियो वैक्सीन, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, ओपीवी जो होता है ओरल पोलियो वैक्सीन होता है, इसे आप सेबिन वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसे सेबिन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। एक और पोलियो का वैक्सीन आता है उसे हम साल्क नाम से जानते हैं। साल्क और सेबिन दोनों पोलियो वैक्सीन के ही एग्जाम्पल हैं, नाम है। क्वेश्चन नंबर 12, The recommended level of fluoride in drinking water is. ड्रिंकिंग वाटर में रिकमेंडेड फ्लोराइड लेवल कितना माना गया है? 0.5 से 0.8 mg/L, 0.8 से 1.2 mg/L, 0.1 to 0.5 mg/L, 1.2 to 2.5 mg/L. The right answer of this question is option A 0.5 to 0.8 mg/L. आपको यदि पूछा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू आप बताइएगा। 0.5 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड इज रिकमेंडेड इन ड्रिंकिंग वाटर, नॉट मोर देन दैट। क्वेश्चन नंबर 13, A male client with angina pectoris has been having an increased number of episodes of pain recently. एक एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट है जो कि यह बताता है कि उसे चेस्ट पेन एपिसोड रिसेंटली बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं। ही इज़ एडमिटेड फॉर ऑब्जर्वेशन। उसे ऑब्जर्वेशन हेतु हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। ड्यूरिंग द एडमिशन इंटरव्यू ही टेल्स द नर्स दैट ही हैज़ बीन हैविंग चेस्ट पेन ड्यूरिंग द लास्ट वीक। एडमिशन इंटरव्यू के दौरान नर्स से वो कहता है कि लास्ट वीक उसे बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन एपिसोड्स आए, विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट वुड बी ऑफ ग्रेट कंसर्न ऑफ टू द नर्स। अब क्लाइंट के द्वारा नीचे बताए गए ऑप्शंस में से आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो कि सबसे घातक हो इस पेशेंट को नर्स के अनुसार। ऑप्शन 1, आई हैड चेस्ट पेन वाइल आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्नो ऑन थर्सडे को जब मैं बर्फ पर घूम रहा था तब मुझे चेस्ट पेन एपिसोड आया। या फिर वी वेंट आउट फॉर अ बिग डिनर टू सेलिब्रेट माई वाइफ्स बर्थडे बट आई कुड नॉट एंजॉयड इट बिकॉज आई गॉट पेन बिफोर वी गॉट होम फ्रॉम द रेस्टोरेंट। मैं अपनी पत्नी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए बाहर डिनर पर गया था लेकिन मैं वहाँ एंजॉय नहीं कर पाया बिकॉज घर लौटने से पहले ही मुझे चेस्ट पेन होने लगा। या फिर ऑप्शन 3, आई हैड चेस्ट पेन येस्टरडे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द लिविंग रूम वॉचिंग टेलीविजन।
कल जब मैं अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा था उस समय अचानक मुझे चेस्ट पेन होने लगा। या फिर ऑप्शन नंबर 4, आई फेल्ट पेन ऑल द वे डाउन माई लेफ्ट आर्म आफ्टर आई वॉज प्लेइंग विथ माई ग्रैंडसन ऑन मंडे। या फिर मैं जब मंडे को अपने पोते के साथ खेल रहा था तब मुझे लेफ्ट आर्म पर पेन हो रहा था। इन चारों में से आपको सबसे ज़रूरी सेंटेंस को सेलेक्ट करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसर्न का कॉज है फॉर द पेशेंट हु इज सफरिंग विथ मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन नहीं, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस से ग्रसित व्यक्ति में इन चारों में से कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य है? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, आई हैड चेस्ट पेन यस्टरडे while I was sitting in the living room watching television। जब क्लाइंट ये कहे कि मैं अपने घर में कल बैठकर टीवी देख रहा था उस समय भी मुझे चेस्ट पेन एपिसोड्स आए। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कंसर्न बिकॉज यदि पर्सन कोई गेम खेल रहा है, वॉक कर रहा है, फिजिकली कोई भी काम कर रहा है तो उस समय पर्सन को चेस्ट पेन हो सकता है बिकॉज वहाँ पर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है और कंप्लीट ऑक्सीजन डिमांड फुलफिल ना होने के कारण पर्सन को चेस्ट पेन हो सकता है। लेकिन यदि पर्सन रेस्टिंग फेज में है, रेस्ट कर रहा है, बैठा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, इस दौरान यदि पर्सन को चेस्ट पेन होता है तो ये बहुत ही घातक सिचुएशन है। इसके बारे में नर्स को ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करिए। इस वीडियो और इससे प्रीवियस सभी वीडियोस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, टिटनस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज या फिर प्रोटोजोवल डिजीज? राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, टिटनस एक बैक्टीरियल डिजीज है। टिटनस डिजीज बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला डिजीज है। टिटनस इज अ बैक्टीरियल डिजीज कॉज्ड बाय द क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया से टिटनस नामक डिजीज होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्ट ऑफ माइंड इज एसोसिएटेड विद प्रैक्टिकल रियलिटी प्रिंसिपल? हमारे माइंड का कौन सा भाग, विच पार्ट ऑफ आवर माइंड एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी के प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए सुपर ईगो, ऑप्शन बी हाइपर ईगो, ऑप्शन सी इड, ऑप्शन डी ईगो। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी ईगो। ईगो इज रिलेटेड विद द रियलिटी प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 16, सिक टेस्ट इज एन। सिक टेस्ट निम्न में से कौन सा टेस्ट है? इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, आईवी या सबक्यूटेनियस? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, इंट्राडर्मल टेस्ट। सिक टेस्ट इंट्राडर्मली परफॉर्म किया जाता है। सिक टेस्ट के लिए इंट्राडर्मल लेयर में इंजेक्शन दिया जाता है। Let's see the explanation. Sick test is a intradermal test. Toxin is injected intradermally into the arm to diagnose immune status, hypersensitivity and susceptibility to diphtheria. Diphtheria disease के बारे में जानकारी हेतु हम सिक टेस्ट करवाते हैं और इसमें इंट्राडर्मल रूट का इस्तेमाल किया जाता है। इसी रूट से हम टॉक्सिन्स को बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। Question number 17, which single feature of normal RBCs is most responsible for limiting their lifespan? RBC का जीवन काल कम होता है, उसके लिए निम्न में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारण है? लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन आयरन या फिर लैक ऑफ न्यूक्लियस? The right answer of this question is option D, lack of nucleus। हमारी जो आरबीसी सेल होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस का अभाव होता है
और इसी वजह से जो आरबीसी का जीवन काल होता है काफ़ी कम होता है। अडल्ट्स में 120 दिन और फीटस के अंदर 80 दिन। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर, let's see the explanation. It is remained, in the absence of nucleus RBC lives only 120 days. न्यूक्लियस के अभाव के कारण आरबीसी केवल 120 दिन तक जीवित रहती हैं। न्यूक्लियाई आर इम्पॉर्टेंट टू सेल्स बिकॉज दे कंट्रोल व्हाट सब्सटेंस आर मेड इन द सेल। न्यूक्लियाई कैन नॉट रिप्लेस व्हाट सब्सटेंस आर डिप्लीटेड इनटू द सेल। सेल की ग्रोथ, डिवीजन, मेटाबॉलिज्म सभी चीज़ों का नियंत्रण न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। इसके अभाव में इनका जीवन काल कम होता है। आफ्टर about 120 days the cell membrane of RBC ruptures and dies due to decreased cell flexibility not increased। 120 दिन बाद हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, आरबीसी की सेल मेम्ब्रेन है, वो रप्चर हो जाती है, फट जाती है और इस वजह से सेल डेथ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोपल्सिव फंक्शन दैट अकर्स इन ईसोफेगस इज कॉल्ड। ईसोफेगस में एक प्रोपल्सिव फंक्शन पाया जाता है, उसे आप निम्न में से क्या कहेंगे? ऑप्शन ए सेगमेंटेशन, ऑप्शन बी स्वेलविंग, ऑप्शन सी इंजेशन, ऑप्शन डी पेरिस्टालसिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी पेरिस्टालसिस। ईसोफेगस के पार्ट से प्रोपल्सिव फंक्शन जो होता है उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ईसोफेगस जो होती है, ये मान लीजिए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है कंप्लीट। ये हमारा ईसोफेगस वाला एरिया है जिसे आप फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर होलोमस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। इस ईसोफेगस के लोअर पोर्शन से एक मूवमेंट स्टार्ट होती है जिसकी वजह से हमारा फूड इंटेस्टाइन में आगे की तरफ मूव होता है और बॉडी से बाहर भी निकलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डाइजेशन। इस प्रोसेस को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। इट इज़ अ वेव लाइक मूवमेंट नेसेसरी फॉर द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड। पुर्गेटिव एनीमा इंक्रीज पेरिस्टालसिस मूवमेंट। एनीमास में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई कौन सा एनीमा है जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को बढ़ाता है, तो आप कहेंगे पुर्गेटिव एनीमा। पुर्गेटिव एनीमा इज अ टाइप ऑफ एनीमा विच इज यूज्ड टू इंक्रीज द पेरिस्टालसिस मूवमेंट इन द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 19, पेनफुल स्पाज्म ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल एंड रेसिस्टेंस टू फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द लेग एट द नी while flexing the hip of recommended patient is called। एक पेशेंट जो कि लेटा हुआ है, ये हमारा पेशेंट है, लेटा हुआ है, उसका हिप जो है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन में है, उसके नी भी फ्लेक्स्ड पोजीशन में है। अब हम क्या करते हैं, इस लेटे हुए पेशेंट के नी जॉइंट के पास अपने हाथों को यहाँ रख कर इसके पैर को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, इस दिशा में एक्सटेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने से पर्सन के हैमस्ट्रिंग मसल्स में, इस एरिया के मसल्स में पेन होता है। इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए कर्निंग साइन, ऑप्शन बी ब्रुजिन्स्की साइन, ऑप्शन सी ओपिस्थोटोनस या फिर ऑप्शन डी एंकल कॉलनस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए कर्निंग साइन। इस सिचुएशन को हम कर्निंग साइन के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। हैमस्ट्रिंग मसल्स पहले तो जान लेते हैं कि क्या है और कहाँ पाई जाती हैं। हैमस्ट्रिंग इज एनी ऑफ द 3 पोस्टीरियर थाई मसल्स फाउंड बिटवीन द हिप एंड नी। हमारे हिप और नी के बीच में, कूल्हे और घुटने के बीच पोस्टीरियर थाई में, जांघ के पीछे पाए जाने वाले 3 में से कोई भी एक मसल जो है हैमस्ट्रिंग मसल कहलाता है। हमारे नी से हिप के बीच में पोस्टीरियर थाई में पाए जाने वाले मसल्स हैमस्ट्रिंग मसल कहलाते हैं। और कर्निंग साइन में हैमस्ट्रिंग मसल्स में पेन हो रहा था। अब इसी के जुड़ा हुआ एक और इम्पॉर्टेंट साइन है, इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है ब्रुजिन्स्की साइन। इसे आप ब्रुजिन्स्की नेक साइन के नाम से भी जानते हैं।
It is a clinical sign in which forced flexion of the neck elicits a reflex flexion of the hips. इस साइन को चेक करने के लिए भी हम क्या करते हैं, पेशेंट को बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा देते हैं। अब पेशेंट की जो नेक है इसके पीछे अपना हाथ रखकर यहाँ पर इसकी नेक को ऊपर करते हैं। नेक का एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद जैसे ही हम नेक को और ऊपर करने की कोशिश करते हैं तो पर्सन के लेग वाला पार्ट है, हिप वाला पॉइंट है, ये भी फ्लेक्स हो जाता है और पर्सन को पेन होता है। वो रेसिस्ट करता है कि इससे ऊपर आप नेक मत ले जाइए, तो इसको हम ब्रुजिन्स्की साइन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रुजिन्स्की नेक साइन किन डिजीज कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो ये आपको मेनिंजाइटिस, सब एरेक्नॉइड हेमरेज और एंसेफेलाइटिस, इन 3 कंडीशंस में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। मेनिंजाइटिस, सब एरेक्नॉइड हेमरेज और एंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ओपिस्थोटोनस। इंपॉर्टेंट है, स्पाज्म ऑफ द मसल्स कॉजिंग बैकवर्ड आर्चिंग ऑफ हेड, neck and spine in severe tetanus, some kind of meningitis and strychnine position। अब जो टिटनेस के मरीज होते हैं जिनमें टिटनेस डिजीज होता है, सीवियर टिटनेस के पेशेंट की बॉडी में क्या होता है, ओपिस्थोटोनस धनुषाकार हो जाती है। मान लीजिए ये पेशेंट की बॉडी है, ये पेशेंट का हेड है, ये उसके हैंड्स हैं और ये इसके लेग हैं, तो उसकी बॉडी जो है धनुष के आकार की हो जाती है। हिंदी में हम समझें इसे तो ओपिस्थोटोनस पोजीशनिंग का मतलब होता है बॉडी का धनुष के आकार का हो जाना। मसल्स में स्पाज्म आता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी धनुष के आकार की हो जाती है। या हिंदी में योगासन करने वाले लोगों को जानते होंगे कि चक्रासन नाम का एक आसन होता है, तो उसकी बॉडी चक्रासन की तरह से हो जाती है, तो इसे हम ओपिस्थोटोनस पोजीशनिंग कहते हैं। और ये हमें सीवियर टिटनेस केसेस में मुख्य रूप से देखने को मिलती है। नेक्स्ट टर्म आती है क्लोनस। इट इज़ अ सेट ऑफ इनवॉलेंट्री एंड रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, साइन ऑफ सर्टेन न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब ये जो क्लोनस नाम का वर्ड है इसका मतलब होता है रिदमिक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसमें रिदमिक मसल्स के अंदर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और इसका कारण है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस का होना। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप्स पर ज़रूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपकी प्रिपरेशन के लिए इस चैनल पर हम रेगुलर वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट द नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। Thank you for liking this. Next question. Question number 20. Adequacy of fluid replacement in a patient with shock is best determined by। यदि किसी पर्सन को शॉक है और उसके ट्रीटमेंट हेतु उसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जा रही है, तो ये फ्लूइड थेरेपी इफेक्टिव है या नहीं, इस चीज़ को आपको कंफर्म करना है। तो आप निम्न में से कौन से पैरामीटर को चेक करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं सिस्टोलिक बीपी अबव 100 mm of Hg, डायस्टोलिक बीपी अबव 100 mm of Hg, यूरिन आउटपुट 30 ml per hour, यूरिन आउटपुट 50 ml per hour। इंपॉर्टेंट है, शॉक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एम्स नॉर्सेट एग्जाम, सो ऑलवेज बी प्रिपेयर अबाउट दिस टॉपिक। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। यदि पर्सन का यूरिन आउटपुट 30 ml पर आवर या इससे अधिक है तो हम कहेंगे कि भाई उसके अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इफेक्टिवली हो रहा है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज डन इन ऑल टाइप ऑफ शॉक। किसी भी शॉक के अंदर हमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट करना ही चाहिए। फ्लूइड रिप्लेसमेंट शुड बी इनिशिएटेड अर्ली इन शॉक टू रिस्टोर इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम एंड टू इम्प्रूव कार्डियक एंड टिश्यू ऑक्सीजनेशन। फ्लूइड रिप्लेसमेंट को हम जैसे ही हमें पता चले कि भाई क्लाइंट को शॉक कंडीशन है या डेवलप हो रही है, हमें तुरंत फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी शुरू कर देनी चाहिए। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी से पर्सन के जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है, जिससे कार्डियक और टिश्यू ऑक्सीजनेशन लेवल भी बढ़ता है। क्लोज मॉनिटरिंग ड्यूरिंग द फ्लूइड रिप्लेसमेंट
is necessary to assess the adequacy of fluid replacement to identify the side effect and complications. जिस पेशेंट के अंदर फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है उसकी हमें क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए, बिकॉज कहीं फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी से पर्सन को किसी प्रकार के साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहे, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा, इस चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है. Insufficient fluid replacement is associated with the lack tissue perfusion which is fatal and may cause mortality. यदि पर्सन के अंदर इनसफिशिएंट फ्लूइड रिप्लेसमेंट होगा, प्रॉपर फ्लूइड रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो इससे पर्सन के टिश्यू परफ्यूजन अच्छा नहीं हो पाएगा और पर्सन की डेथ तक हो सकती है. एंड एक्सेसिव फ्लूइड कॉजेज कार्डियोवैस्कुलर ओवरलोड एंड पल्मोनरी एडिमा. और यदि पर्सन को आपने आवश्यकता से अधिक फ्लूइड दे दिया तो उसके अंदर कार्डियोवैस्कुलर फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा, जो भी पर्सन की हेल्थ को और बिगाड़ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं. द पेशेंट रिसीविंग फ्लूइड रिप्लेसमेंट मस्ट बी मॉनिटर्ड फ्रीक्वेंटली फॉर एडिक्वेट यूरिन आउटपुट, चेंजेस इन मेंटल स्टेटस एंड वाइटल साइंस. हम जिस पर्सन को फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे रहे हैं उसके यूरिन आउटपुट को क्लोजली मॉनिटर करना, मापना बहुत आवश्यक है. मेंटल स्टेटस और वाइटल साइंस को भी हमें अच्छे से देखना चाहिए. एडिक्वेसी ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय यूरिन आउटपुट 0.5 ml पर kg पर आर और 30 ml पर आर. इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू भी दी जा सकती थी कि यदि आपको 30 ml पर आर का न कहकर वो कहे कि 0.5 ml पर kg पर आर हो तो भी आप इसे सही ऑप्शन मानते. क्वेश्चन नंबर 21. Which type of treatment would be appropriate for a client with serum potassium level of 3.3 MEq per L? यदि किसी पर्सन में पोटेशियम का लेवल 3.3 MEq पर L है तो इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए काइक्सलेट, ऑप्शन बी IV सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन सी KCl, ऑप्शन डी डायलिसिस. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पोटेशियम इज अ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट. यहां से क्वेश्चन आपको एम्स में हमेशा देखने को मिलेगा. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी KCl. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल 3.5 to 5.0 MEq per L. So a client with serum potassium level 3.3 MEq per L is hypocalemic and needs potassium. नॉर्मल पोटेशियम का लेवल हमारे शरीर में 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर या MEq पर L होता है. इस क्वेश्चन के अनुसार पर्सन में जो वैल्यू है 3.3 है, यानी उसके अंदर सोडियम की कमी है, तो इस क्लाइंट को हम पोटेशियम देंगे बाहर से. सो वी हैव चूजन द ऑप्शन सी KCl, पोटेशियम क्लोराइड. देयरफॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ KCl वुड बी अप्रोप्रिएट. इसलिए हम उसे पोटेशियम देंगे. काइक्सलेट एंड डायलिसिस आर यूज्ड टू रिमूव पोटेशियम. यदि पर्सन के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती, हाइपरकैलीमिया होता, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए काइक्सलेट और डायलिसिस किया जाता है. IV सोडियम बाइकार्बोनेट इज गिवन टू एल्कलाइज द प्लाज्मा एंड कॉज शिफ्ट ऑफ पोटेशियम इनटू सेल. IV सोडियम बाइकार्बोनेट के द्वारा हम बॉडी का pH लेवल है उसको बढ़ा सकते हैं, एल्कलाइज कर सकते हैं, और इसकी सहायता से जो पोटेशियम है सेल्स के अंदर मूव कर जाता है. क्वेश्चन नंबर 22. When you come across a patient or a person lying unresponsive on road, your first action should be. आप कहीं से गुजर रहे थे तो आपने देखा रोड पर एक आदमी बेहोशी की हालत में या अनरेस्पॉन्सिव कंडीशन में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन में आपका पहला एक्शन क्या होगा? ऑप्शन ए लीव द पर्सन टू वेक अप बाय हिमसेल्फ. हम व्यक्ति को खुद जागने के लिए छोड़ देंगे. मेक द पर्सन टू सिट. हम व्यक्ति को उठाकर बैठाएंगे. कॉल एन एम्बुलेंस एंड स्टार्ट CPR. एम्बुलेंस को कॉल करेंगे और CPR शुरू कर देंगे. मेक द पर्सन टू लाई ऑन वन साइड. हम पर्सन को एक करवट पर या बाईं करवट पर लिटा देंगे. The right answer of this question option C, call an ambulance and start CPR. हमने पर्सन को रोड पर पाया जो कि अनरेस्पॉन्सिव था, किसी भी तरह का उसमें रिस्पॉन्स नहीं आया उससे,
तो हम क्या करेंगे, एम्बुलेंस को कॉल करके सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट एक्शन फॉर unresponsive victim after a road traffic accident to start CPR and call an ambulance. CPR is a life saving procedure. Cardiopulmonary resuscitation, CPR is a life saving procedure. ये जीवन बचाने वाला प्रोसीजर है। जब कभी भी हम एक अनरेस्पॉन्सिव विक्टिम को पाएंगे तो हमें सबसे पहले उसमें सीपीआर शुरू करना है और एम्बुलेंस को हेल्प के लिए बुलाना है। क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म। यदि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। The right answer of this question option C कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड यदि हीमोग्लोबिन से जुड़ जाए तो कार्बेमिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। A chemical combination of carbon dioxide and hemoglobin called carbaminohemoglobin. A compound formed by carbon monoxide and hemoglobin in carbon monoxide poisoning is called carboxyhemoglobin. यदि कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन जुड़ा तो बना कार्बे हीमोग्लोबिन, और यदि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ी तो बनेगी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग केस में ऐसा होता है। मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग यानी मान लीजिए आप सर्दियों के दिनों में रूम में सो रहे हैं और आपने कोई गर्मी के लिए अंगीठी या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें धुआं बनता हो जलाकर सो गए। सो बंद कमरे के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी और ये गैस हीमोग्लोबिन के साथ बहुत अच्छे से जुड़ जाती है और तुरंत पर्सन की मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के कारण डेथ तक हो सकती है। मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होने पर हमें पर्सन का चेरी रेड फेस देखने को मिलता है और इसका ट्रीटमेंट होता है 100% ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 24, यूजेनिक्स मीन्स। यूजेनिक क्या है? इम्प्रूवमेंट ऑफ जेनेटिक एंडोमेंट, जेनेटिक काउंसलिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, जेनेटिक प्रिवेंटिव measure. Correct answer of this question is option A, improvement of genetic endowment. जेनेटिक एंडोमेंट का इम्प्रूवमेंट यूजेनिक्स कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR का कॉमनेस्ट कॉज कौन सा है? प्रीमेच्योरिटी, डायरिया, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, the right answer of this question option A, prematurity. Prematurity is the commonest cause of infant mortality rate in India. Let's see the explanation. Most common cause of infant mortality rate in India is prematurity and low birth weight. भारत में infant mortality rate यानी 1 साल से कम उम्र के बच्चों के मृत्यु का सबसे बड़ा कारण प्रीमेच्योरिटी यानी निर्धारित समय से पहले जन्म होना और लो बर्थ वेट बेबीज यानी 2.5 किलो से कम का बच्चा पैदा होना मुख्य रूप से 2 कॉज माने जाते हैं। दीज कंप्राइज 55% ऑफ टोटल IMR इंडिया। भारत में इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट का लगभग 55% प्रीमेच्योरिटी और लो बर्थ वेट बेबीज के होने के कारण होता है। Other important causes of infant mortality rate are infections 22%, respiratory infection and diarrhea, malnutrition and congenital anomalies. इसके अलावा कुछ important infant mortality के कारण हैं इन्फेक्शन, इसमें मुख्य रूप से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और डायरिया। मालन्यूट्रिशन और कंजेनाइटल एनोमलीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट का इंडिया में बड़ा कारण माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, if a chest drainage system line is broken or interrupted, the nurse first course of action should be to। important क्वेश्चन है, यदि किसी पर्सन के अंदर चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, अचानक से चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम की लाइन टूट जाती है या फिर इंटरप्ट हो जाती है, रुकावट आ जाती है उसमें,
तो नर्स के द्वारा इस सिचुएशन में पहला एक्शन क्या किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, ऑप्शन बी, नोटिफाई द फिजिशियन, ऑप्शन सी, चेक द पेशेंट्स वाइटल्स, ऑप्शन डी, क्लैम्प द ट्यूब इमीडिएटली। The right answer of this question is option D, clamp the tube immediately। यदि चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम या चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब में रुकावट आ जाए, इंटरप्शन आ जाए या फिर टूट जाए, ब्रोकन हो जाए, तो इस सिचुएशन में हमें ट्यूब को इमीडिएटली क्लैम्प करना है। क्वेश्चन नंबर 27, द नर्स इज कैरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ malignancy. The classification of the primary tumor is TIS. The nurse should plan care for a tumor. एक क्लाइंट के अंदर मैलिग्नेंसी यानी कैंसर मौजूद है और कैंसर का क्लासिफिकेशन है TIS। तो इसके अनुसार नर्स किस ट्यूमर की प्लानिंग के हिसाब से केयर प्लान तैयार करेगी? ऑप्शन ए, दैट कैनॉट बी असेस्ड, that is in situ with increasing lymph node involvement with distant metastasis। यहाँ पर बेसिकली आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। अगर आप इसे जानते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज इन situ, TIS, that is in situ। Cancer in situ means cancer is still localized in primary site। Cancer in situ का मतलब है कैंसर सेल्स अभी अपनी ओरिजिन वाली जगह पर लोकली मौजूद हैं, उनका मेटास्टेसिस या स्प्रेड फैलाव अभी अदर आसपास के ऑर्गन्स में नहीं हुआ है। कैंसर इज ग्रेडेड इन टर्म्स ऑफ ट्यूमर ग्रेड, नोड इन्वॉल्वमेंट एंड मेटास्टेसिस। कैंसर को हम ग्रेड करने के लिए ट्यूमर, नोड इन्वॉल्वमेंट और मेटास्टेसिस तीन पैरामीटर्स का उपयोग करते हैं। कैंसर को ग्रेड करने के लिए, उसकी स्टेजेस बताने के लिए, स्टेजिंग हालांकि थोड़ा डिफरेंट होती है, लेकिन आप समझने के हिसाब से समझ लीजिए कि भाई किस ग्रेड का कैंसर है, किस स्थिति में है, कौन सी स्टेज में, इसको पता करने के लिए ग्रेडिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले हम कहाँ पर ट्यूमर मौजूद है, कैसा ट्यूमर है और उसने कितनी नोड्स को अफेक्ट किया है और किन किन स्थानों पर फैल चुका है। TNM क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा आपने, TNM का उपयोग किया जाता है कैंसर ग्रेडिंग के लिए। आंसर ए इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ एन अनट्रू स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट बिकॉज T indicates tumor not node involvement। ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट बिकॉज, इसे हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, फीमेल गॉनेट्स नोन एज। फीमेल गॉनेट्स कौन सी होती हैं? स्पर्म, ओवम, ओवरी, टेस्टिस। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी, ओवरी। फीमेल्स के अंदर जो गॉनेट्स होती हैं वो ओवरी होती हैं, जबकि मेल्स के अंदर टेस्टिस को हम गॉनेट्स मानते हैं। और गैमेट्स की बात करें तो कंफ्यूज मत होइएगा, मेल गैमेट्स स्पर्म्स होते हैं और फीमेल गैमेट्स ओवम होते हैं। गॉनेट्स की बात है तो गॉनेट्स हैं फीमेल में ओवरी, मेल्स में टेस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग इज। यदि किसी पर्सन में चॉकिंग हो गई है, उसके एयरवे में कोई सब्सटेंस कुछ फंस गया है, तो इस सिचुएशन में आप फर्स्ट एड के रूप में क्या करेंगे? गिव समथिंग टू ड्रिंक, उसे कुछ पीने के लिए देंगे। ट्राई टू रिमूव द ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर्स, अपनी उंगलियों से उस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। या फिर ऑप्शन सी, गिव 5 शार्प बैक्स ब्लोज बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स, उस पर्सन की शोल्डर ब्लेड्स के बीच में हम 5 थपकी देंगे या 5 शार्प ब्लोज देंगे। या फिर कॉल फॉर एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, गिव 5 शार्प बैक ब्लोज। हम उसे पीछे उसकी कमर पर शोल्डर ब्लेड्स के बीच में 5 थपकियां देंगे या 5 बार सिंपली कहें तो उसकी पीठ पर मारेंगे, थपथपाएंगे। ऐसा करने से ऑब्जेक्ट के बाहर आने की चांसेस रहते हैं।
Let's see the explanation. Choking is a manifestation of foreign body upper airway obstruction. Choking का मतलब है पर्सन के अपर एयरवे के अंदर कुछ फंस जाना जिससे उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो. To maintain airway or to remove foreign body, the priority in such case to save the life of the victim. पर्सन के जीवन को बचाने के लिए प्रायोरिटी के रूप में हम उस पर्सन के एयरवे में मौजूद जो चीज़ अटकी है उसे बाहर निकालेंगे, जो फॉरेन सब्सटेंस अटका हुआ है उसे बाहर निकालेंगे. गिविंग 5 बैक ब्लो बिटवीन द शोल्डर ब्लेड्स इज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर चॉकिंग. हमने इसके बारे में बात कर लिया. गिव 5 एब्डोमिनल थ्रस्ट हेलमिंच मैन्यूवर आफ्टर बैक ब्लो टू डिसलॉज द ब्लॉकेज. अब हमने पर्सन के पीठ पर 5 थपकियां दी. उसके बाद हम क्या करेंगे, उसमें हेलमिंच मैन्यूवर देंगे. हेलमिंच मैन्यूवर में क्या होता है, हम पर्सन को उसके पीछे खड़े होकर पकड़ेंगे, अपने हाथ को उसके जो एब्डोमिनल वाला एरिया है जस्ट बिलो द डायफ्राम रखेंगे और ऊपर की तरफ प्रेशर करेंगे जिससे उसके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो रिलीज हो जाएगा. ट्राई टू रिमूव ऑब्जेक्ट विथ योर फिंगर विल बी हार्मफुल टू विक्टिम. अपने इस सिचुएशन में कभी भी आपको ऑब्जेक्ट को अपने हाथ से निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. गिविंग समथिंग टू ड्रिंक विल फर्दर ब्लॉक द एयरवे. यदि आपने पर्सन को कुछ अटक गया है इस सिचुएशन में, आपने उसे कुछ पीने को लिए दिया तो ऐसा करने से उस पर्सन के अंदर और एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. अ कॉल फॉर एन एम्बुलेंस इज नेसेसरी बट इट शुड बी नेक्स्ट प्रायोरिटी एंड कैन बी आस्क्ड बाय समवन अदर पर्सन टू कॉल फॉर एन एम्बुलेंस. एम्बुलेंस को बुलाना आवश्यक है लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी है कि उसकी जो चॉकिंग हुई है, उसकी जो एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आया है उसे हमें वहाँ से रिमूव करना है, निकालना है. और एम्बुलेंस को बुलाने वाला ऑप्शन आप किसी और पर्सन को कह सकते हैं कि जब तक मैं इन्हें चॉकिंग से रिलीज करने की कोशिश करता हूँ आप एम्बुलेंस को हेल्प के लिए बुला लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग का मुख्य पर्पस क्या होता है. टू हैव एस्थेनिक फीलिंग, टू प्रमोट सर्कुलेशन इन द हैंड, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन या फिर टू प्रोवाइड कंफर्ट. द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन. क्रॉस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हम हैंड वॉशिंग इस्तेमाल करते हैं. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. द हाईएस्ट पर्पस ऑफ हैंड वॉशिंग इज टू prevent cross infection and CDC Center of Disease Control and Prevention provides guidelines to prevent cross infection in hospitals. हैंड वॉशिंग का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्रॉस इन्फेक्शन यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलने वाले इन्फेक्शन को रोकना है. CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन में हैंड वॉशिंग के लिए स्पेशल गाइडलाइंस भी तैयार की हैं जो कि हॉस्पिटल में हैंड वॉशिंग के हॉस्पिटल में फैलने वाले क्रॉस इन्फेक्शन से बचाने के लिए आवश्यक है. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस एंड आइसोलेशन प्रिकॉशंस आर द गाइडलाइंस क्रिएटेड टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द हॉस्पिटल्स. स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस और आइसोलेशन प्रिकॉशंस भी तैयार किए गए हैं जिसके द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हॉस्पिटल्स में फैलने वाले इन्फेक्शन को रोका जाता है. The elements of standard precautions include hand washing and use of PPE, personal protective equipments. इन्फेक्शन ट्रांसमिशन को रोकने के लिए स्टैंडर्ड प्रिकॉशन और हैंड वॉशिंग निश्चित की गई है और PPE किट का इस्तेमाल स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस में किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 31. रेड ब्लड कार्पसल्स आर फॉर्म्ड इन. आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है. लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, बोन मैरो. राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, बोन मैरो. आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है. लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन. द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस. आरबीसी का निर्माण होना इरिथ्रोपोइसिस कहलाता है, विच अकर्स इनटू रेड बोन मैरो फ्रॉम द लास्ट 3 months ऑफ
यूट्राइन लाइफ टू द एक्स्ट्रा होल एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। बच्चे के भ्रूण में जब लास्ट के 3 महीने रह जाते हैं उस समय से लेकर जन्म के बाद जब तक वो जीवित रहता है, पूरे समय के दौरान आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। Although not only RBC but production and development of all type of blood cells normally occur into the bone marrow, which is called hematopoiesis and hematopoiesis। RBC ही नहीं, अदर ब्लड सेल्स जैसे WBC, प्लेटलेट्स, इन सभी का निर्माण जो है वो बोन मैरो में होता है और इनका मैचुरेशन भी यहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32, What should be included in the teaching plan for a adult who has hypertension? एक पर्सन जो कि हाइपरटेंशन से ग्रसित है उसमें टीचिंग प्लान में आप कौन सी बात को इंक्लूड करना चाहेंगे? ऑप्शन 1 रिड्यूस डाइटरी कैल्शियम, ऑप्शन 2 अवॉइड एरोबिक एक्सरसाइज, ऑप्शन सी रिड्यूस अल्कोहल इंटेक, ऑप्शन 4 लिमिट फ्लूइड इंटेक। राइट आंसर इज ऑप्शन 3 रिड्यूस अल्कोहल इंटेक। जिन पर्सन्स के अंदर हाइपरटेंशन है, जिनमें बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ऐसे पर्सन्स को हम कहेंगे कि वो अल्कोहल का कम से कम सेवन करें। हाई अल्कोहल इंटेक कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। Hypertensive clients are usually advised to limit the alcohol intake to equivalent of 2 glasses of wine or less per day। हाइपरटेंसिव क्लाइंट्स को यदि अगर ड्रिंक करने की दी भी जाती है छूट, तो उन्हें कहा जाता है कि इक्विवेलेंट टू 2 ग्लासेस या फिर इससे कम वाइन का ही प्रतिदिन उपयोग करें। डाइटरी सोडियम शुड बी लिमिटेड इन पीपल विथ hypertension। However, dietary calcium is not contributing factor to हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन यदि बढ़ा है तो उसके लिए सोडियम को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, ना कि कैल्शियम को। एरोबिक एक्सरसाइज इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग हाई ब्लड प्रेशर। इट मे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू वेट रिडक्शन विच कैन हेल्प डिक्रीज ब्लड प्रेशर। एरोबिक एक्सरसाइज की सहायता से हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, वेट कम कर सकते हैं, और ये दोनों ही चीज़ें पर्सन को काफ़ी बेनिफिट दिलाएंगी। रेस्ट्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इनटेक इज़ अ मेडिकल ऑर्डर एंड इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एडवाइस फॉर द नर्स टू गिव। हमें फ्लूइड इनटेक रेस्ट्रिक्ट करना है, ये हमारी पावर में नहीं है, नर्सेज की पावर में नहीं है। ये एक मेडिकल ऑर्डर है जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर या डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, और इस सिचुएशन में ये अप्रोप्रिएट नहीं लगता। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन इज अवॉइडेड अनलेस द मेजर्स आर नॉट यूजफुल। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन को हम अवॉइड कर सकते हैं जब तक कि दूसरे मेजर्स सक्सेसफुली हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय। टीबी का कारण क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। The right answer of this question is option B, Mycobacterium tuberculosis। ये टीबी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। टीबी एक बैक्टीरियल डिजीज है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कुष्ठ रोग या लेप्रोसी डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो है टिटनस डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, और कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ये डिप्थीरिया नामक रोग के लिए पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म माना जाता है। Tuberculosis is caused by the Mycobacterium tuberculosis bacteria and it is a acid fast bacilli। Mycobacterium tuberculosis बैक्टीरिया जो है वो एसिड फास्ट बेसिलस या बैक्टीरिया है। क्वेश्चन नंबर 34, हाउ शुड अ नर्स असेस वेदर अ पेशेंट विद सिरोसिस हैज एस्टेरेक्सिस? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एज अ नर्स एक पेशेंट की केयर कर रहे हैं जिसमें लीवर सिरोसिस का डायग्नोसिस है। आप ये देखना चाहते हैं कि पर्सन में एस्टेरिक्सिस कंडीशन डेवलप तो नहीं है या हो रही है, तो आप निम्न में से कौन सी इंटरवेंशन करेंगे या करवाएंगे? आस्क द पेशेंट टू एक्सटेंड हिज आर्म्स। आप पेशेंट से कहेंगे कि अपने हाथों को फैलाइए।
इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू लीन फॉरवर्ड, आप पेशेंट से कहेंगे कि आप स्थिर लेटिए, या फिर डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ पेशेंट फुट, पर्सन के फुट का डॉर्सीफ्लेक्शन करवाएंगे, या फिर मेजर द एब्डोमिनल गर्थ, पर्सन के एब्डोमिनल गर्थ को मेजर करेंगे। Sorry. The right answer of this question is option A. Ask the patient to extend his arms. हम उस पेशेंट को उसके हाथों को एक्सटेंड करने के लिए कहेंगे, और एक्सटेंशन से हम ये गैस कर लेंगे कि पर्सन में एस्ट्रेक्सिस कंडीशन है या नहीं। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन अबाउट द एस्ट्रेक्सिस। Asterixis is a tremor of hand when the wrist is extended, sometimes said to resemble a bird flapping his wings. Asterixis एक ट्रिमर है, हमारी जो कलाई है इसमें होने वाला एक ट्रिमर है। इसे जिन पेशेंट्स में ये एक्सट्रेसिस या ट्रिमर्स पाया जाता है, उनके कलाई वाले रीजन को देखने पर ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए कोई पक्षी है, वो अपने पंखों को फड़फड़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35। The nurse is preparing a client for surgery. Which item is most important to remove before sending the client to surgery? सर्जरी से पहले क्लाइंट से आप कौन सी चीज़ों को रिमूव करेंगे? हियरिंग एड, कॉन्टैक्ट लेंसेज, वेडिंग रिंग, आर्टिफिशियल आई, सॉरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज कॉन्टैक्ट लेंसेज। सर्जरी से पहले हम सबसे ज़रूरी कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव करेंगे। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द कॉन्टैक्ट लेंसेज बिकॉज लीविंग दैम इन कैन लीड टू कॉर्नियल ड्राइंग, पर्टिकुलर विथ कॉन्टैक्ट लेंसेज दैट आर नॉट एक्सटेंडेड वियर लेंसेज। यदि हमने पर्सन के कॉन्टैक्ट लेंसेज को सर्जरी के दौरान वहाँ पर छोड़ दिया तो कॉर्नियल ड्राइनिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम सर्जरी से पहले कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिमूव करना बेहद ज़रूरी मानते हैं। लीविंग द हियरिंग एड और आर्टिफिशियल आई विल नॉट हार्म द क्लाइंट। यदि पर्सन में हियरिंग एड को छोड़ दिया या फिर आर्टिफिशियल आई जो लगी है उसे हमने सर्जरी छोड़ दिया, उसे सर्जरी में जाने दिया इन चीज़ों के साथ, तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लीविंग द वेडिंग रिंग ऑन इज़ ऑल्सो अलाउड, यूजुअली द रिंग इज़ कवर्ड विद टेप। मान लीजिए कुछ लोग होते हैं जो वेडिंग रिंग वगैरह को, अपने मंगलसूत्र आदि को जनरली कहते हैं कि हम इसे नहीं हटाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार ऐसा किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्जरी कि उस पर कोई टेप लपेट दी जाती है और अलाउ कर दिया जाता है। It depends on the type of surgery and the equipment used during the surgery. Question number 36. Cold chain storage temperature for vaccines in India. इंडिया में वैक्सीन्स को स्टोर करने के लिए कोल्ड चेन का इस्तेमाल किया जाता है, और कोल्ड चेन में कितना टेम्परेचर होता है आपको बताना है। ऑप्शन ए -2 to -8, ऑप्शन बी 2 to 8, ऑप्शन सी 0 to 6, ऑप्शन डी 4 to 8। Important question for CHO exam. The right answer of this question is option B. 2 to 8 degree centigrade is the important temperature for the vaccine storage in India. Question number, let's see the explanation. Cold chain is a system of storage and transportation of vaccine from manufacturer site to actual site of vaccination. अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोल्ड चेन क्या होता है। कोल्ड चेन मतलब ठंडी चेन। वैक्सीन्स को जहाँ पर वैक्सीन मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है फैक्ट्री में, कंपनी में, लैब में, वहाँ से उसे एक्चुअल साइट ऑफ वैक्सीनेशन यानी जिस जगह पर वैक्सीन को लोगों में लगाया जाएगा वहाँ तक पहुँचाने की प्रक्रिया है, सिस्टम है कोल्ड चेन के द्वारा। कोल्ड चेन एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम एक निश्चित कम तापमान पर, जिस पर कि वैक्सीन खराब ना हो, उस टेम्परेचर पर वैक्सीन को मैन्युफैक्चरर से, फैक्ट्री से साइट ऑफ इंजेक्शन यानी वैक्सीनेशन साइट तक पहुंचाते हैं। द कोल्ड एंड टेम्परेचर फॉर रूटीन स्टोरेज इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड। और कोल्ड चेन में मुख्य रूप से हम जो तापमान रखते हैं
वो 2 डिग्री से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का माना जाता है या रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, रोप सीन बाय द पर्सन एंड फील्स लाइक अ स्नेक इज कॉल्ड। मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में कोई रस्सी पड़ी हुई थी, आपने उस रस्सी को गलती से सांप समझ लिया, तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए इल्यूशन, ऑप्शन बी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन सी ओसीडी या फिर ऑप्शन डी डेल्यूजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ईएसआईसी एग्जाम। The right answer of this question is option A, illusion. Let's see the explanation. Hallucination is a perception without stimuli. यदि किसी पर्सन को बिना किसी स्टिमुलाई के प्रेजेंस के भी कोई चीज़ परसीव होती है तो इस सिचुएशन को आप हेल्यूसिनेशन कहेंगे। जैसे मान लीजिए एक पेशेंट है या पर्सन है, वो रूम में बैठा है और बार बार वो अपने कान को एक दिशा में करता है या कुछ सुनने की कोशिश करता है, फिर जवाब देता है, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई भी आदमी या कोई भी आवाज़ नहीं है, लेकिन फिर भी उसे वहाँ पर कोई पर्सन दिखाई दे रहा है या कोई आवाज़ सुनाई दे रही है, तो ये सिचुएशन हेल्यूसिनेशन कहलाएगी। डेल्यूशन क्या है? इट इज़ अ फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। डेल्यूशन एक फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ होता है, यानी पर्सन जिस चीज़ को मान लेता है वो उसे ही हमेशा मानेगा, आप इसके विश्वास को कभी भी बदल नहीं सकते। इसका उदाहरण देखें, जेलस डेल्यूशन का उदाहरण आपके सामने दिया जा रहा है। अ पर्सन विथ दिस टाइप ऑफ डेल्यूशन डिसऑर्डर बिलीव्स दैट हिज और हर स्पाउस और सेक्सुअल पार्टनर इज अनफेथफुल। इसमें जेलसी डेल्यूशन का एग्जाम्पल है कि पति द्वारा या पत्नी द्वारा अपने लाइफ पार्टनर पर हमेशा ये शक किया जाता है कि वो फेथफुल नहीं है, उसका किसी और के साथ भी रिलेशन है। ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक्सेसिव थॉट और ऑब्सेशन दैट्स लीड टू रिपीटिटिव बिहेवियर्स। ओसीडी का क्या फुल फॉर्म होगा? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या है? एक्सेसिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा विचार पर्सन के दिमाग में आते हैं, इन विचारों को हम रुकावट या ऑब्सेशन कह सकते हैं। दैट लीड्स टू रिपीटिटिव बिहेवियर, और इन विचारों के आने के बाद पर्सन में जो एंजाइटी लेवल है वो बढ़ने लगता है, बेचैनी बढ़ने लगती है, और इस एंजाइटी लेवल और बेचैनी को डिक्रीज करने के लिए, इससे रिलीफ पाने के लिए पर्सन कोई फिक्स्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर को रिपीट करता है, कोई ना कोई कार्य करता है, तो इस सिचुएशन को आप ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहेंगे। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय अनरीजनेबल थॉट्स एंड फियर दैट लीड टू कंपल्सिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है? पर्सन को अनरीजनेबल थॉट्स आते हैं, फियर, उसको डर लगता है, और जिससे निजात पाने के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी दोहराता है। ओसीडी ऑफ्टन सेंटर्स टू themes such as fear of germs or need to urge object in a specific manner. Symptoms usually begin gradually or vary throughout the life. OCD में हम जनरली ये देखेंगे कि पर्सन को जर्म से डर लगता है, वो सब जगह हमेशा ये कहता रहेगा, जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट को छुएगा कि ये यहाँ पर बहुत सारे जर्म्स थे, मैंने इसे हाथ लगा दिया, अब मेरे हाथ में जर्म्स आ चुके हैं, अब मैं बीमार हो जाऊँगा, मुझे हैंड वॉशिंग करना है। यहाँ पर जर्म्स से उसको डर लग रहा है, तो ये तो है ऑब्सेशन, और इस चीज़ से रिलीफ पाने के लिए वो बार बार हैंड वॉशिंग कर रहा है, ये है कंपल्शन। क्वेश्चन नंबर 38, अ नर्स डिस्कसेस द फिलॉसफी ऑफ एल्कोहलिक एनोनिमस with the client who has a history of alcoholism. What need must self-help group such as Alcoholic Anonymous meet to be successful? एक पर्सन जो कि जिसमें कि अल्कोहलिज्म की हिस्ट्री है, यानी वो बहुत ड्रिंक करता था, उस पेशेंट से या पर्सन से नर्स अल्कोहलिक एनोनिमस ग्रुप के बारे में बात करती है। अल्कोहलिक एनोनिमस एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है, और ये सक्सेसफुल क्यों है? इसमें ऐसी क्या खूबी है कि वो इतना सक्सेसफुल हुआ? इसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए ट्रस्ट, बी ग्रोथ, सी बिलोंगिंग या फिर इंडिपेंडेंस।
एल्कोहलिक एनोनिमस इज इम्पॉर्टेंट। प्रीवियस एग्जाम्स में यहाँ से भी एम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 बिलोंगिंगनेस। एल्कोहलिक एनोनिमस के सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा कारण बिलोंगिंगनेस का है। सेल्फ हेल्प ग्रुप आर सक्सेसफुल बिकॉज दे सपोर्ट अ बेसिक ह्यूमन नीड फॉर एक्सेप्टेंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जैसे कि एल्कोहलिक एनोनिमस सक्सेसफुल इसलिए रहा क्योंकि वो पर्सन की जो बेसिक ह्यूमन नीड है उसे स्वीकारते हैं। अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट एंड सेफ्टी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस may be achieved in a non-judgmental supportive sharing experience with others। इन ग्रुप्स के द्वारा, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के द्वारा पर्सन की सेफ्टी, कंफर्ट, बिलोंगिंगनेस आदि का ख्याल रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, मम्स इज एन इन्फेक्शन ऑफ विच सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि मम्स डिजीज में प्रभावित होती हैं कौन सी हैं? सब मैंडिब्यूलर, सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैरोटिड। The right answer of this question is option D parotid। पैरोटिड ग्लैंड्स मम्स इन्फेक्शन के दौरान प्रभावित होने वाली सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। There are total 3 pair of salivary glands found। हमारे शरीर में टोटल 3 जोड़ी 3 pairs यानी 6 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं और पैरोटिड नामक जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं आकार में सबसे बड़ी होती हैं। द टर्म यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन। आरबीसी के निर्माण को हम किस टर्म द्वारा जानते हैं? एपोप्टोसिस, हीमोडायलिसिस, इरिथ्रोपोइसिस और या फिर हिमेटोपोइसिस। द फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इज नोन एज। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इरिथ्रोपोइसिस। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, सो इरिथ्रोसाइट के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज हाईएस्ट एट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्ड चेन के फेलियर की संभावना सर्वाधिक किस पर होती है? स्टेट एंड रीजनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, CHC एंड PSC लेवल पर, सब सेंटर या और विलेज लेवल पर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी सब सेंटर एंड विलेज लेवल। सब सेंटर और विलेज लेवल पर कोल्ड चेन के फेल होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द रिस्क ऑफ कोल्ड चेन फेलियर इज ग्रेटेस्ट एट द सब सेंटर टू विलेज लेवल because the minimum level of vaccine storage in cold chain is primary health care, and from PSC the vaccines are transported to sub center and Anganwadi centers in vaccine carrier and carrier vaccine boxes। PSC से सब सेंटर पर और आंगनवाड़ी सेंटर्स पर वैक्सीन्स को वैक्सीन कैरियर या कैरियर बॉक्सेस की मदद से ले जाया जाता है और इन्हीं कारणों से यहाँ पर कोल्ड चेन के फेलियर होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 42, द टाइप ऑफ शॉक अकर्स इन एक्यूट स्टेज ऑफ बर्न। बर्न की एक्यूट स्टेज में कौन सा शॉक हो सकता है? एनाफाइलेक्टिक, सेप्टिक, डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर हाइपोवॉलेमिक। इंपॉर्टेंट, बर्न एंड शॉक बोथ आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। The right answer of this question is option D hypovolemic shock। एक्यूट बर्न स्टेज के अंदर पर्सन हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर जा सकता है। हाइपोवॉलेमिक का मतलब होता है बॉडी के अंदर फ्लूइड का लेवल डिक्रीज हो जाना। क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग आर द कंटेंट्स ऑफ ORS एक्सेप्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वर्ड इज एक्सेप्ट। ORS के अंदर निम्न में से कौन सा साल्ट या कंटेंट नहीं पाया जाता? पोटेशियम सिट्रेट, सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, सोडियम सिट्रेट। CHO एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट्स जरूर ORS के फॉर्मूला को याद कर लें। देयर इज अ चांसेस ऑफ 1 क्वेश्चन इन दिस एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक।
राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए पोटेशियम सिट्रेट। पोटेशियम सिट्रेट ORS में कंटेंट के रूप में नहीं पाया जाता। लेट्स सी द WHO's फॉर्मूला ऑफ ORS। WHO के द्वारा बनाया गया ORS का फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। इसमें मुख्य रूप से ये सभी कंटेंट पाए जाते हैं। सोडियम सिट्रेट 2.6 ग्राम्स पर लीटर, ग्लूकोज एंड हाइड्रोज 13.5 ग्राम्स पर लीटर, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम्स पर लीटर, ट्राइसोडियम सिट्रेट डाइहाइड्रेट 2.9 ग्राम्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 44, इम्यूनोग्लोबुलिन रिलीज ड्यूरिंग द एलर्जिक रिस्पॉन्स। जब कभी भी हमारे शरीर में कोई एलर्जी होती है, एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी के द्वारा जनरेट किया जाता है, तो उस समय कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन आती है? IgA, IgE, IgE, IgG। important question, important question. The right answer of this question is option C, IgE। एलर्जी रिस्पॉन्स के समय बॉडी के द्वारा IgE इम्यूनोग्लोबुलिन E का रिलीज किया जाता है। एग्जाम्पल है अस्थमा डिजीज कंडीशन। अस्थमा में एलर्जिक रिस्पॉन्स के समय बॉडी के द्वारा IgE का सिक्रीशन होता है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। IgA फाउंड इन मिल्क, सलाइवा एंड टीयर्स। इम्यूनोग्लोबुलिन A जो है आपके मिल्क में, मदर्स मिल्क में, सलाइवा में और टीयर्स में मुख्य रूप से पाया जाता है। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन A मदर्स मिल्क में पाया जाता है। इस तरह यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनाया जाता है कि माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडी पाई जाती है, तो आपको कहना है IgA। नेक्स्ट आता है IgM। इट इज़ अ मैक्रो लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA इम्यूनोग्लोबुलिन एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होती है जिसे मिलेनियर मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ये एक मैक्रो और लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप माना जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है IgG। कैन क्रॉस प्लेसेंटा बैरियर एंड डेवलप पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। इट इज़ मोस्ट अबंडेंट 80%। यहाँ से 3 क्वेश्चंस बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी है। IgG सभी इम्यूनोग्लोबुलिन्स का 80% पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट। दूसरी बात, ये IgG प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। माँ के शरीर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी तक जा सकता है और बेबी को इम्यूनिटी देता है। तीसरी बात, IgG के द्वारा कौन सी इम्यूनिटी डेवलप की जाती है, तो आप बताएंगे पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। IgG इम्यूनोग्लोबुलिन G के द्वारा पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, इन केस ऑफ मल्टीपल डिलीवरी विच एक्शन नॉट अप्रोप्रिएट आफ्टर द बर्थ ऑफ फर्स्ट बेबी। मान लीजिए किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर मल्टीपल बेबीज मौजूद हैं, एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं उसके गर्भ में, तो इस सिचुएशन में आप पहले बेबी के डिलीवरी के बाद कौन सा इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए या नहीं कहेंगे? ऑप्शन ए मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन बी कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑप्शन सी ऑक्सीटॉक्सिन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ऑप्शन डी एपिसियोटॉमी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मेथार्जिन एडमिनिस्ट्रेशन। जब किसी प्रेग्नेंट वुमेन में एक से ज़्यादा बच्चे मौजूद हैं और पहला बेबी अगर डिलीवर हो गया है, तो उसके बाद आप कॉर्ड क्लैंपिंग, ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन और एपिसियोटॉमी कर सकते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में पहली बेबी की डिलीवरी के जस्ट बाद आपको मेथार्जिन एडमिनिस्टर नहीं करना है। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। द मेडिकेशन इज यूज्ड आफ्टर चाइल्ड बर्थ टू हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम द यूट्रस। बच्चे के जन्म के बाद यूट्रस से होने वाली ब्लीडिंग को रोकने के लिए मेथार्जिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। मेथाइलोगोनोवाइन बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ड्रग नोन एज एर्गोट एल्केलॉइड्स। It works by increasing the rate of strength and contraction and the stiffness of the uterus muscles. मेथार्जिन या मेथाइलोगोनोवाइन जो ड्रग्स हैं वो एर्गोट एल्केलॉइड कैटेगरी से बिलोंग करती हैं और इनका फंक्शन जो होता है
ये यूट्राइन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रेरित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 46, मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ कंफर्मिंग नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब प्लेसमेंट। यदि आप किसी पेशेंट के अंदर नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब का प्लेसमेंट चेक करना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कि आपने जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब डाली है वो सही गई है या नहीं, तो आप इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? एक्सरे करवाएंगे, अस्कल्टेशन करेंगे, ऑब्जर्व पेशेंट फॉर कफिंग एस्पिरेशन ऑफ कंटेंट एंड पीएच मॉनिटरिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of this question is option A. The best and most accurate method for the confirming the placement of nasogastric tube is X-ray. Question number 47. Hematopoiesis in adults occurs at. Adults में हेमाटोपोइसिस कहाँ पाया जाता है? रेड बोन मैरो, येलो बोन मैरो, स्प्लीन या लीवर? Right answer of this question, option A, red bone marrow. Question number 48. In which match is incorrect? अब आपको नीचे दिए गए पेयर्स को मैच करना है और बताना है कि कौन सा पेयर सही मैच नहीं है। टीपीटी वैक्सीन IM रूट, BCG वैक्सीन ID रूट, मीजल्स वैक्सीन IM रूट, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन IM रूट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The right answer of this question is option C, measles vaccine IM route. Friends, measles वैक्सीन हमेशा सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है, बाकी सभी ऑप्शन सही हैं। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस वैक्सीन IM रूट राइट। BCG वैक्सीन जो कि ट्यूबरक्लोसिस डिजीज से बचाता है, इंट्राडर्मल रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी IM रूट से लगाया जाता है। Measles vaccine is not administered through the intramuscular route, it is given by subcutaneous route. measles vaccine को आप subcutaneous route से administer करेंगे। Question number 49. Gonadotropin releasing hormone is secreted by. Gonadotropin releasing hormone कहाँ से secrete होता है? Option A, thalamus, option B, hypothalamus, option C, anterior pituitary, option D, posterior pituitary gland. The right answer of this question is option B, hypothalamus. Gonadotropin releasing hormone hypothalamus से रिलीज होगा। Hypothalamus is a temperature regulatory organ and also known as heart of endocrine system. Hypothalamus जिसे आप master of master gland, temperature regulating center और heart of endocrine system, इन तीनों नाम से जानते हैं। Question number 50. Last question of this video. Transfer of frustration due to not meeting goals with another person or weaker subject is known as. जब किसी पर्सन में किसी टारगेट को अचीव ना होने के कारण जो रोष पैदा होता है, गुस्सा आता है, उसे किसी और ऑब्जेक्ट की तरफ या उससे कमज़ोर ऑब्जेक्ट की तरफ मोड़ देना, कारण मोड़ देना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रोजेक्शन, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी डिग्रेगेशन, ऑप्शन डी रैशनलाइजेशन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब है अपने फ्रस्ट्रेशन को वीकर सब्जेक्ट की तरफ मोड़ देना। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है फॉर नर्सेस प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।